हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि किस प्रकार आदमी अपने या पराये या जो भी व्यक्ति हो उसके बारे में न सोचकर किस प्रकार का न्याय करता है, इसकी बात यहाँ की गई है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जिसका पल्ला भारी होता है उस पल्ले पर बैठ जाते हैं और सच्चे या न्याय की बात नहीं करते और सच्चे व्यक्ति को छोड़ देते हैं, शायद झूठे व्यक्ति का पल्ला अगर बड़ा हो। यहाँ अलग अलग पिक के द्वारा हम पहले स्टोरी के बारे में जानेंगे, उसके बाद डिटेल में देखेंगे। यहाँ जो खड़ा व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है वो एक सम्राट अशोक नाम का राजा है और अपने नगर के अंदर एक व्यक्ति के घर पर जाकर वेश बदलकर देश की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। रात को खाना पीना हो जाता है और वो जो शिशुपाल नाम का युवक है वो बातचीत करता है और बातचीत में ही मालूम होता है सम्राट अशोक को कि देश में कैसी स्थिति चल रही है और नगर की सारी बात वो बताता है कि नगर में किस प्रकार का अन्याय भी होता है। और उसी समय सम्राट अशोक जो है वो शिशुपाल को चैलेंज देता है कि अगर तुमको मौका मिल जाता है तो तुम न्याय हकीकत में अच्छे अर्थ में, सच्चे अर्थ में कर सकते हो। तब वो ये स्वीकार करता है। उसके बाद वो वेश में आया हुआ व्यक्ति सुबह चला जाता है। गांव के अंदर बहुत चर्चा हो जाती है कि एक नवयुवक को इस प्रकार का न्याय मंत्री बनाया गया है और न्याय मंत्री किस प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि उसके काम से घर के दरवाजे तक खुले रखकर लोग रहते थे और किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, यानी कि प्रसन्नता भरी बात थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि न्याय मंत्री किस प्रकार न्याय करता है उसकी परीक्षा करने के लिए खुद राजा पहरेदार का खून कर देता है और शायद वो सोचता है कि न्याय मंत्री हकीकत में मैं राजा हूँ तो मुझे वो सज़ा दिला सकता है। इसलिए वो बहुत सारी डिस्कस होती है और उसके बाद न्याय मंत्री सच्चे अर्थ में न्याय करता है। वो हम चैप्टर के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से वो राजा को दंड दिलाने का काम करता है। न्याय मंत्री जो सुदर्शन जी की एक अच्छी कहानी है, उनका जन्म सन 1896 ईस्वी और निधन सन 1968 ईस्वी में माना जाता है। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था और उनका जन्म 1896 में ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपकी सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में देखा जाए तो सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है और नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। अर्थात कि आज की जो नई पीढ़ी होती है वो किस प्रकार का न्याय करती है उसके बात पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया है, क्योंकि हमेशा वो अपनी जिम्मेदारी का महत्व समझता है कि नहीं, उस बात पर प्रकाश डालने पर आज की पीढ़ी को ये सोचना है कि वो हमेशा अपने ऐसे काम पर जिम्मेदारी पूरी करता है कि नहीं करता है, इस बात को समझाया गया है। इस प्रकार हम देखें इस चैप्टर में तो उस समय संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। अर्थात जो हमने पहले ही दृश्य में देखा कि सम्राट अशोक किस प्रकार वेश में आकर वो जो परदेसी युवक से मिलने जाता है और संध्या के समय गया था जबकि उसे कोई देख न सके। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। अर्थात अंदर जो शिशुपाल था वो ब्राह्मण का लड़का था, तो अंदर से पूछता है। उसने जवाब दिया, एक परदेसी
बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जबकि आज के ज़माने में ऐसा पूछा जाए तो बिना जान पहचान हम किसी परदेसी को अपने घर रुकने के लिए इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कोई ऊपर। और उस ज़माने में जबकि हर एक परदेसी व्यक्ति पर विश्वास करके ऐसे ही उनको आश्रय दिया जाता था, इसलिए शिशुपाल ने उन्हें कहा कि हाँ, आप मेरे यहाँ रात काट सकते हैं। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अर्थात अतिथि देवो भव, अतिथि को देव के समान मानना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण युवक था, ब्राह्मण के उनके अपने लक्षण थे, अच्छे संस्कार थे, इसलिए उन्होंने बोल ही दिया मुस्कुराते हुए कि हाँ, आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गया और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। अर्थात हम जब भी कोई किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ उसके दोष ही निकालते हैं, उसकी अच्छी बात नहीं कहते हैं। यानी कि वो सरल बात है कि हम किसी के बारे में दोष निकालें या बुरी बातें करें, लेकिन हकीकत में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, वो हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अर्थात वो युवक सच्चा था, अच्छे संस्कार थे, और किस प्रकार न्याय मंत्री होने पर अगर उसे अवसर मिल जाता है तो वो किस प्रकार न्याय करेगा, उसके लिए उस परदेसी से चैलेंज लेता है। तो आप अवसर चाहते हैं? तो वो परदेसी ने उत्तर दिया, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। यानी कि सारी बात यहाँ उन्होंने पूछ ली और वहाँ उसकी परीक्षा भी हो जाती है कि ये जो नवयुवक है कितना उत्साही है और अपनी जिम्मेदारी का उसे ऐसा बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को वो समझता है। इसलिए वो मनोमन निर्णय कर लेते हैं कि वो हकीकत में अच्छा न्याय मंत्री का काम करके दिखाएगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। अर्थात सामने शिशुपाल बहुत ही निडर होकर उत्तर देता है कि ऐसे काम में कुछ कठिन नहीं है जो एक ब्राह्मण के लिए, और मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। यानी कि वहाँ अच्छी तरह से बातचीत हो जाती है और सुबह में वो जल्दी उठकर शिशुपाल का धन्यवाद देकर उनसे विदा लेकर अपने राज्य में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, यानी कि पहले तो घबरा गए कि मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं, तो सिपाही मुझे क्यों लेने आए हैं। इसलिए वो थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी, क्योंकि उस समय रात में जो बातें हुई थी वो बातों को तो नहीं पता कराया, इसीलिए शायद मुझे ये सिपाही पकड़ने आए हैं। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। यानी कि उन्होंने अवसर मांगा था न्याय के लिए कि अगर मिलेगा तो मैं डंका बजा दूंगा। तो थोड़े दिन बहुत सारा सोचकर राजा सिपाही के द्वारा उनको बुलाता है और सीधा ही उसे बता देते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। पहले तो शिशुपाल घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वो सम्राट की बात को मान लेते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार वो रेडी हो जाते हैं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने
हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, यानी कि पहचान के लिए कि वो इस राज्य का न्याय मंत्री है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया, यानी कि उनके विचार के अनुसार वो सब कुछ व्यवस्था कर रहे थे। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध यानी कि व्यवस्थित ढंग से सब चलने लगा था और पूरे राज्य में शांति भी छाई हुई थी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी, यानी कि न्याय मंत्री इतना अच्छा कार्य कर रहा था, इसलिए चारों तरफ अच्छे न्याय की बात हो रही थी। सुप्रबंध से कार्य चल रहा था, इसलिए लोग खुश थे। किसी को किसी प्रकार का डर नहीं था और लोग दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे और शायद अपने काम पर चले जाते थे। इतना अच्छा राज्य में कारोबार न्याय मंत्री द्वारा चल रहा था। इस प्रकार हम आज के इस लेक्चर में इतना अभ्यास करेंगे, बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।